अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट टाइम वीडियो की क्वालिटी आई नो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो आप लोगों ने वो लेक्चर मिस किया। काफ़ी बच्चों ने पहला ही लेक्चर जो थ्योरी का लेक्चर था वो जब मैंने पोस्ट किया फेसबुक पे, तो आपने अटेंडेंस तो मार्क की, लेकिन एक्चुअल में जाके वहाँ पे बहुत कम बच्चों ने उस लेक्चर को रिव्यू किया। आई अंडरस्टैंड उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, इवन वॉइस भी बहुत ज़्यादा खराब थी। तो एक लड़की है और उसने मुझे कहा भी सर वॉइस बहुत ज़्यादा खराब थी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। ठीक है, आप हमारे से सीखते हो, हम आपसे भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट की हिस्ट्री। ये दैट वुड बी द लास्ट टॉपिक जिसमें हम इंटरनेट और नेटवर्क्स की डोमेन में बात करेंगे। ओके, तो इंटरनेट आया कहां से, कैसे काम करता है, ये चीजें हमने डिस्कस करनी है। ठीक, अगर मैं पहले आपसे पूछता हूँ कि इंटरनेट क्यों है या इंटरनेट क्या है, तो माइट पॉसिबल आप ये जवाब दोगे सर इंटरनेट सोशल मीडिया है, या फिर इंटरनेट इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। ये काफी बेहतर जवाब हो सकता है कि इंफॉर्मेशन हासिल करने का एक प्लेटफॉर्म है इंटरनेट। लेकिन ये आइडिया कहां से आया, किसको आया कि इस तरह इंफॉर्मेशन हम लोग ग्लोबली एक्सेसिबल बना सकते हैं। ओके, तो यू नो कि जो अमेरिकन है वो बहुत ही ज्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड कॉम है। ओके, मतलब वो प्रॉब्लम को देख के प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करने लग जाते हैं। तो ऐसा हुआ कि 1960 में 1960 की दहाई में यूएस की गवर्नमेंट और यूएस की जो आर्मी है, इन दोनों ने मिलके इंटरनेट की शुरुआत की थी। कैसे हुआ ये कि जो यूएस की जो आर्मी है ना, अगर आप में से किसी का आर्मी से ताल्लुक है तो आपको पता होगा कि आर्मी के एक डिपार्टमेंट बहुत बहुत दूर होता है, उनके काफी ज्यादा फासलों पे डिपार्टमेंट होते हैं। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी 1960s में, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की आर्मी मैन ने कि एक पेपर पे साइन करवाने के लिए एक से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए हमारा फ्यूल लगता है। ठीक है, कुछ किलोमीटर दूर एक डिपार्टमेंट होता था, हमारा फ्यूल लगता है, हमारी एनर्जी लगती है, हमारा वक्त काफी बर्बाद होता है। ओके, तो इन तीनों चीजों को और बाकी भी जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको कम्युनिकेशन में, उस कम्युनिकेशन बैरियर को खत्म करने के लिए उन्होंने सोचा यार ये जो हमारे पास कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, क्यों ना इन्हीं के जरिए से मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे चला जाए। ओके, सो दैट्स हाउ इंटरनेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। उन्होंने क्या किया, जो यूएस की गवर्नमेंट है और यूएस की आर्मी, उनके जो हेड थे वो आपस में बैठे, उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने तलाश करने का कहा ये सॉल्यूशन। 9 साल की मेहनत के बाद, 9 साल के एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये चीज समझ में आई कि दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं वायर्ड तरीके से। मतलब तब तो वायरलेस का वो नहीं था, शऊर नहीं था, वायरलेस का शऊर बाद में आया। तब पहली बार 4 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया था। ठीक है ना, और जिसने कनेक्ट किया था उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था डार्पा। ठीक है ना, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ये उसका नाम था। ये एजेंसी को प्रोजेक्ट यूएस की गवर्नमेंट ने दिया था और यूएस की गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट अलॉट किया था यूएस की आर्मी को। आर्मी का एक इदारा था डार्पा, डिफेंस एडवांस रिसर्च। उस कंपनी ने 9 साल की मेहनत, मतलब 1960 से 1969, मतलब 1969 तक आकर ये चीज डेवलप की कि कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। आज हम कितनी आसानी से इस तरह आपस में बात कर रहे हैं, ये आपस में इंटरनेट का कनेक्शन की बदौलत है। आज हम इजीली अपनी फोटोज शेयर कर सकते हैं या कुछ भी शेयर कर सकते हैं इंटरनेट पे। तो ये कैसे, इसकी शुरुआत वहां से हुई थी। ओके, नेक्स्ट अप वी आर हैविंग कि अब इंटरनेट फिर कैसे फैला। वो 4 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट थे, उन 4 कंप्यूटर्स का जो इस्तेमाल था ना वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था। उन बेनिफिट्स को एक्सपैंड किया यूएसए ने। ठीक है ना, और उसके इर्द गिर्द जितने नेटवर्क्स थे वो आपस में जुड़ना शुरू हो गए, यूनिवर्सिटीज आपस में कनेक्ट होना शुरू हो गई, हॉस्पिटल्स, फिर रेस्टोरेंट्स, यूएस से फिर ये चेन बड़ी होती गई और फिर आज ये पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हुए हैं इनको हम कहते हैं इंटरनेट। ओके, अब एक और चीज आपने कॉन्सेप्ट समझनी है। तो हिस्ट्री थी, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी। रॉकेट साइंस अब समझनी है कि दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होने के बाद डेटा शेयर कैसे कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास 2 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, PC1 एंड PC2। अब होगा ये कि जब ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे थ्रू एनी मीडियम, इट कैन बी वायर्ड, इट कैन बी वायरलेस, तो PC1 ने
अगर PC2 से कोई चीज मंगवानी है, कोई गेम, कोई ऑडियो, कोई फाइल PC1 ने PC2 से इंपोर्ट करनी है, तो अगर ये दोनों आपस में कनेक्ट है ना, तो PC1 PC2 का एड्रेस अपनी सर्च बार में टाइप करेगा। ओके, जैसे ही वो टाइप करेगा, अगर वो दोनों आपस में कनेक्ट हुए हैं तो उनके कनेक्शन की वजह से फाइल्स वहां से इधर आने के लिए रेडी हो जाएंगी। सेम गोज फॉर PC2। PC2 ने अगर PC1 से कोई चीज इंपोर्ट करनी है तो PC2 PC1 का सर्च एड्रेस अपनी सर्च बार में लिखेगा और फिर वो कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा और जो चीजें हैं या जो भी फाइल्स हैं वो सेंड की जा सकती है PC2 में। अब जरा इमेजिन करें कि अगर ये दो कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्शन बना के अपनी फाइल्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो दुनिया के अगर सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसमें गूगल का कंप्यूटर भी है, जिसमें फेसबुक का भी कंप्यूटर है, यूट्यूब का भी कंप्यूटर है, ये सारे कंप्यूटर्स हैं बेसिकली, ठीक है ना। है तो ये बिजनेस आइडियाज ही, लेकिन ये बिजनेस आइडियाज कैसे हम तक पहुंचे हुए हैं, ये बेसिकली कंप्यूटर्स के अंदर ये डेटा स्टोर हुआ हुआ है। तो अगर ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाएं और हमारा भी कंप्यूटर इनके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो हम जब अपनी सर्च बार में लिखते हैं www.youtube.com, www.facebook.com, तो बेसिकली क्या होता है, हम उनके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे PC1 और PC2 आपस में कनेक्ट हुए थे। ठीक है, इस कनेक्शन की वजह से जब आप कोई चीज टाइप करते हो तो वहां से आपके कंप्यूटर में वो चीज आपके सामने ओपन हो जाती है। That's how internet works. Okay, यहाँ तक आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो वो डेटा शेयर करते हैं। उस डेटा शेयर को पूरी दुनिया में फैला देने का नाम ही इंटरनेट है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि आपको इंटरनेट कौन देता है। अब देखो, आप इंटरनेट ले सकते हो ISPs के जरिए से। ISP का मतलब है स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, कोई भी ऐसी कंपनी जो आपको इंटरनेट की खिदमत मुहैया करे, दैट इज कॉल्ड ISP। अब वो कंपनीज कौन कौन सी हैं? सबसे ज्यादा आपको जो पॉपुलर है वो है PTCL, वो आपको इंटरनेट की सर्विसेज देती है। स्टॉर्म फाइबर है, उसकी परफॉर्मेंस नंबर 1 है पूरे पाकिस्तान में। और भी हैं, व्हेन यू आर यूजिंग योर मोबाइल और आप वाईफाई से कनेक्ट ना हो तो और आप मोबाइल डेटा यूज करो, तो आप जिस सेलुलर कंपनी की सिम चला रहे हो वो आपके ISP होते हैं उस वक्त। ठीक है ना, तो ISP ही वो कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ISP के पास इंटरनेट कहाँ से आता है। अब ये आप ये डायग्राम देखोगे ना तो आपको समझ आएगी, ये एनिमेशन समझोगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि इसी तरह इंटरनेट आपस में इतनी दूर दूर से डेटा हमारे पास आसानी से कैसे पहुंच जाता है। देखो, हमारा नेटवर्क या हमारा कंप्यूटर या डिवाइस कनेक्ट होता है एक ISP से। ठीक है, जो आपके नियरेस्ट PTCL का जो दफ्तर होगा या ऑफिस होगा या आपका जो भी ISP है, स्टॉर्म फाइबर है, जो आपके नियरेस्ट जो होगा ना, वो ISP का एक ऑफिस अपने नियरेस्ट आगे करके किसी दूसरी ISP अपने ही नेटवर्क में वहां से जुड़े होंगे। ठीक है, फिर वो ISPs बड़ी बड़ी ISPs से जुड़ी होती हैं। वो बड़ी बड़ी ISPs बहुत बड़ी बड़ी ISPs से जाके जुड़ी होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी ISPs आपस में जुड़ी होती हैं। तो इस तरह पूरी दुनिया के इंटरनेट या पूरी दुनिया के जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्ट हुए हैं और आप पूरी दुनिया में मौजूद किसी भी ऐसे कंप्यूटर को जो इंटरनेट चला रहा है उसको मैसेज सेंड कर सकते हो या उससे कुछ ना कुछ रिसीव कर सकते हो। ओके, ये था ISP का कॉन्सेप्ट, आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। देन वी आर यानी कि ISP आपको किस तरह मदद करती है इंटरनेट का कनेक्शन लेने में। तो आपको समझना पड़ेगा, ISP बेसिकली आपको ना एक टिकट देती है। ठीक है, कि ये टिकट ले लो और आप इंटरनेट को यूज करो। उस टिकट को हम कहते हैं IP एड्रेस। ठीक है, IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, प्रोटोकॉल अब इसकी तरह ब्रेक डाउन करते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल का मतलब बिल्कुल वो नहीं होता कि आपके इर्द गिर्द गार्ड आए हो जो आपको लुक आफ्टर कर रहे हो। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, स्टैंडर्ड। किसके स्टैंडर्ड? इंटरनेट के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को हम कहते हैं IP एड्रेस। ओके, जैसे ही आपको IP एड्रेस अलॉट कर दिया जाता है उस टाइम आपकी डिवाइस काबिल हो जाती है इंटरनेट को चलाने के लिए। ठीक है ना, आपने खुद भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप मोबाइल फोन को वाईफाई से कनेक्ट करते हो
फौरन एक छोटा सा मैसेज आता है कि ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस, ठीक है ना। आपकी जो नियरेस्ट आईएसपी होती है, जो बेसिकली पीटीसीएल का राउटर की बात की जा रही है, वो आपकी डिवाइस को एक आईपी एड्रेस फराहम कर देता है। उस आईपी एड्रेस के जरिए से ही पूरी इंटरनेट के वर्ल्ड में फिर आपकी शनाख्त होती है। इमेजिन करें कि इस दुनिया में ट्रिलियंस इंटरनेट डिवाइसेस हैं, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, पीसीज, ठीक है ना। ये सारी डिवाइसेस अगर आप अपने डिवाइस से किसी एक पर्टिकुलर शख्स को कोई चीज सेंड करते हो, तो ट्रिलियन डिवाइसेस में से पिन पॉइंट जिसको आपने मैसेज सेंड किया एग्जैक्ट उस तक कैसे पहुंचती है, ये कमाल होता है आईपी एड्रेस का, ठीक है ना। अगर मैं नाम लेता हूं मुंतजिर का, तो मुंतजिर जल्दी से मेरी तरफ देखेगा, अटेंटिव हो जाएगा। सेम इसी तरह जब आपने किसी को कोई चीज सेंड करनी है इंटरनेट पे, तो उसका प्रोटोकॉल ये, उसका स्टैंडर्ड ये है कि आप उसके इंटरनेट एड्रेस पे सेंड करते हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसे तो नहीं होता ओरिजिनल में, आप तो सेंड करते हो किसी के नाम को कोई चीज। जब आपने आईपी एड्रेस तो नहीं सेव किए होते अपने मोबाइल फोन में या अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में, आपने तो ईमेल एड्रेस या फिर डोमेन नेम किए होते हैं अपने पास सेव। तो आपको समझना पड़ेगा ये गेम क्या है। देखो इंटरनेट ना बेसिकली आपको आईपी एड्रेस देता है, ठीक है। आईपी एड्रेस वो टिकट है जिसके जरिए से आप पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स के साथ कनेक्शन बना सकते हो, मतलब इंटरनेट हासिल कर सकते हो। आईपी एड्रेस ह्यूमंस के लिए याद रखना बहुत मुश्किल होता है, ओके, क्योंकि आईपी एड्रेस कुछ इस तरह का होता है 192.168.1.1, मतलब 4 नंबर्स पर मुश्तमिल एक नंबर, और हर नंबर की एक रेंज होती है। हर नंबर की रेंज होती है 0 to 255, मतलब ये भी एक आईपी एड्रेस हो सकता है 1.255.64.78, ये एक आईपी एड्रेस होगा किसी न किसी वेबसाइट का या किसी न किसी कंप्यूटर का। सेम इसी तरह 255.255.255.255 ये भी किसी न किसी का आईपी एड्रेस होगा। 0.0.0.0 से स्टार्ट होती है ये रेंज और 255 और 255 तक जाती है, ठीक है ना। तो ये आईपी एड्रेस आपको ऑब्टेन हो जाता है जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होने की कोशिश करते हो। कौन देता है? आईएसपी देती है, ओके। अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 255.255.255.255 ये आईपी एड्रेस अब खत्म हो गए हैं, ठीक है ना। ये आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की स्कीम थी, ठीक है ना। IPv3 भी एक स्कीम थी, IPv4 वर्जन 4 ये भी एक स्कीम है जिसके मुताबिक ये 4 ऑक्टेट्स पर मुश्तमिल एक आईपी एड्रेस होता था। फिर क्या हुआ, इंटरनेट की डिवाइसेस बेशबहा हो गई, ट्रिलियंस से भी ज्यादा हो गई अब दुनिया में, तो ये आईपी एड्रेस हमें कम पड़ गए हैं। अब IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 स्कीम यूज की जाती है और उसके बारे में कहा जाता है कि अगर पूरी दुनिया की कायनात में मौजूद हर शय को, आपको, मुझे, ऐनक को, माइक्रोफोन को, इवन दरवाजों को, किसी को भी कोई आईपी एड्रेस दे दिया जाए तब भी आईपी एड्रेस खत्म नहीं होंगे। और फ्यूचर में ऐसा ही होगा कि हर चीज आईपी एड्रेस के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से कंट्रोल की जा रही होगी। क्यों? क्योंकि हर डिवाइस के पास एक आईपी एड्रेस होगा। अगर आपने डोर ओपन करना है तो आपके पास एक कंट्रोलर हो सकता है, रिमोट कंट्रोलर। उस रिमोट कंट्रोलर को इंटरनेट से कनेक्ट करके आपके पास जो दरवाजा है वो आप ओपन कर सकते हो या क्लोज कर सकते हो, एनीथिंग। अगर आपकी फील्ड की बात की जाए तो टेली सर्जरी नाम की एक टेक्नोलॉजी है, उसमें ये होगा कि दूर दराज के इलाकों में जब किसी मरीज को, पेशेंट को एक्सेस नहीं होती और उसको इमरजेंसी होती है डॉक्टर से सर्जरी करवाने की, ऑपरेशन करवाने की, तो क्या होगा, आप लोग अपनी जगह पे ही बैठे रहोगे और दूर दराज के इलाके में रोबोट को कंट्रोल कर रहे होगे। रोबोट की जितनी भी मूवमेंट्स होंगी वो आप अपनी मूवमेंट से कंट्रोल कर रहे होगे। जो 5G टेक्नोलॉजी है वो यही है कि आप उस रोबोट को कंट्रोल करोगे और वो रोबोट बेसिकली ऑपरेट कर रहा होगा उसके साथ जो आपका पेशेंट है, ओके। तो बात बताने का मकसद ये है कि आईपी एड्रेस के जरिए से ही आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी हासिल करते हो। ये जो सारी कहानी मैंने सुनाई है, ये कहानी थी आईपी एड्रेसिंग स्कीम की, ओके। आईपी एड्रेसिंग स्कीम किसी को नजर नहीं आती क्योंकि ये बैक एंड पे काम करती है। फ्रंट एंड पे काम करते हैं डीएनएस एड्रेसेस, ठीक है, डोमेन नेम एड्रेसेस।
अब ये डोमेन नेम एड्रेसेस क्या होते हैं? देखिए google.com बेसिकली मैंने आपको शुरुआत में बताया ये सारी कंपनीज हैं तो कंप्यूटर्स ही, ओके। अब google.com एक आईपी एड्रेस के साथ एसोसिएट हुआ हुआ है। facebook.com ये नाम facebook.com एक आईपी एड्रेस के साथ एसोसिएट हुआ हुआ है। फेसबुक के अलावा जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी आपको कंप्यूटर पे वेबसाइट्स मिलेंगी, daras.pk, agrade.pk, anything.pk, जो भी कुछ है ये सारी की सारी डोमेन नेम कहलाती हैं और इन डोमेन नेम्स के साथ बेसिकली एक आईपी एड्रेस जुड़ा होता है। क्योंकि आईपी एड्रेस ह्यूमंस के लिए मेमोराइज करना मुश्किल है और ये जो ह्यूमन रीडेबल नेम्स हैं google.com, youtube.com एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे ह्यूमंस के लिए मेमोराइज करना आसान है। इसीलिए डोमेन नेम एड्रेसिंग या डोमेन नेम सिस्टम भी मुतारिफ करवाया हुआ है ये जो इंटरनेट की दुनिया है इसमें। अब यहाँ पे एक ये सवाल उठता है कि ये इंटरनेट का मालिक कौन है? याद रखो इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। हर एक वेबसाइट, हर एक डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट है उसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। आज गूगल वाले या आज ही फेसबुक वाले इंटरनेट से अपने नेटवर्क या अपने जो डेटा है वो हटाने तो उनको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं है। हु ओन्स इंटरनेट? नो वन, ओके। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास हर डोमेन नेम की एक ब्रेकेज होती है, वो आपने समझनी है। सबसे पहले आप देखते हो लिखा हुआ नजर आता है HTTPS। जिन वेबसाइट्स के पीछे HTTP होता है ना सिर्फ, वो अब सिक्योर नहीं है सर्च इंजन्स की नजर में, ठीक है। जो HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये भी एक प्रोटोकॉल होता है, आपको समझने की जरूरत नहीं है, इतना डीप आपने नहीं जाना, ठीक है ना। तो HTTPS जिसके साथ होगा वो ज्यादा सिक्योर वेबसाइट है और सर्च इंजन उसको प्रमोट भी ज्यादा करते हैं। उसके बाद आता है ://www। www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे जाएगी वो इस प्रोटोकॉल के जरिए एक्सेसिबल होगी www के जरिए से, ओके। उसके बाद फिर आता है आपका अपना डोमेन नेम, ठीक है ना, मतलब जो भी आपने रखना है amdc.edu.pk, तो ये आपका एक डोमेन नेम कहलाएगा। अब डोमेन नेम की भी ब्रेकेज आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, ओके। ये आपको इसलिए समझना है कि यहाँ से मैं MCQ बना के दे सकता हूँ, मैं आपको कोई भी पार्ट पूछ सकता हूँ कि ये पार्ट स्पेसिफिकली क्या कहलाता है, आप बताएंगे ये होस्ट नेम है, ये डोमेन नेम है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो .pk या .com होता है ना, इसको हम कहते हैं टॉप लेवल डोमेन या TLD। उसके पहले तो आपके अपने ब्रांड का नेम होता है, ब्रांड नेम के बाद जो चीज आती है ना उसको हम कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन बहुत से किस्म की होती है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो .com है, ठीक है। .com के अलावा जब आप अपने बिजनेस को देखकर उस हिसाब से फिर डोमेन नेम डिसाइड करते हो, मतलब अगर आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस, सो आप रखोगे .pk, अगर आप इंडियन हो तो .in, ठीक है ना, .uk। तो आप देखते हो कि ये डोमेन नेम इस तरह काम आती हैं किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है ना। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको फ्यूचर में अगर खुद एक आपने ब्रांड बनना है फ्यूचर में, क्योंकि ये मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का ये है हमारी क्लास में इस सेकंड बैच में MDC के उन्होंने अपना बिजनेस करना है तो आपको डोमेन नेम बड़े अच्छे से चूज करना पड़ता है, ठीक है ना। गलत डोमेन नेम चूज कर लेने से आपको फिर फ्यूचर में मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ सकता है। ओके जी, लास्ट में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट बचा है वो है URL का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का। ये नाम थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे लेकिन इसको आसान लफ्जों में बताऊं तो जो लिंक आप एक दूसरे के साथ कभी शेयर करते हो, ये जो लिंक आपको फेसबुक पे मिला था, इस लिंक को हम कहते हैं URL। आपने देखा होगा इसकी जो बनावट है ये इस तरह लिखा नजर आता है www. फिर youtube.com/ आगे काफी ज्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। तो किसी भी एक वेब पेज का या इंटरनेट पे पड़े हुए किसी एक कंटेंट पीस का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को ही हम कहते हैं URL या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आईडी होती है एक स्पेशल जो इंटरनेट पे उस पीस ऑफ कंटेंट की शनाख्त करती है। पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी बैठ के इस URL को अगर क्लिक करोगे तो फिर आप डायरेक्ट
इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन के पीसेस में से यहाँ तक पहुंचोगे। ओके जी, यहाँ पे लेक्चर खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई दुख गम परेशानी है तो आप इस लेक्चर के बारे में कुछ पूछ सकते हो, प्लीज पूछना। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं पे रह गया होगा मैं जरूर आपको कोऑपरेट करूंगा, किसी न किसी तरह आपको बता दूंगा व्हाट्सएप पे या किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम से। ओके, एक चीज याद रखें कि आपका टेस्ट आ रहा है इन्हीं लेक्चर्स से, ठीक है। उसके पहले मैं आपको बता दूंगा सिलेबस और जो भी हमारे पास मटेरियल होगा एमसीक्यूज का, वो मैं आपको पहले ही सेंड कर दूंगा। आपने वो एमसीक्यू तैयार कर लेने हैं। उसके अलावा वही बच्चे उन एमसीक्यूज में फुल मार्क्स हासिल कर सकेंगे जो इन लेक्चर्स को भी अच्छे से समझे होंगे, स्लाइड्स को भी देखा होगा और खुद से भी जिन्होंने रिसर्च की होगी। क्योंकि जो रिजल्ट है आपके उस टेस्ट का वो मैं आपके उस फेसबुक ग्रुप में भी पब्लिश करूंगा, जहाँ पे हर कोई देखेगा। तो नेम एंड फेम की गेम जो है वो चलेगी। जो तो पढ़ लेगा उसके लिए नेम एंड फेम है, जो नहीं पढ़ेगा फिर उसके लिए शेम है। तो प्लीज आपने इसको कंसिडर करना है और कोई चीज समझ नहीं आएगी तो उसको पूछ लेना है। ओके जी, थैंक यू सो मच।